हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी प्रश्नों को भी याद कर लेना, ठीक है। और सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, ठीक है। पेड़ बचाने से संबंधित है, ठीक है। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो याद रखना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर की राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। याद रखना ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, ठीक है। याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। याद रखना, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए तो 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम यानी कि उच्चतम संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, किस व्यवस्था में होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय दल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब राष्ट्रीय दल के है, ठीक है, राष्ट्रीय दल में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप बताइए। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत, ठीक है। याद रखना। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए तो दोस्तों यहाँ पर अगला 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार से होंगे ना, तो बिहार का हर एक बच्चा इसका आंसर जानता होगा, क्योंकि सबसे पिछड़ा राज्य हम लोग बिहार को ही कहते हैं। किस राज्य को कहते हैं, तो बिहार राज्य को हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग बिहारी है तो आप कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर आपको पहले से पता था या फिर नहीं, आप कमेंट करके फटाफट बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SEBI का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों याद रखना, रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप कन्फ्यूज़न मत होना कि रूस का सामान भी है, पीने का बर्तन भी है, पानी रखने का बर्तन भी है, ठीक है। तो अगर कोई इस क्वेश्चन को नहीं याद किया होगा तो आप वो समझेगा कि इसका आंसर पानी रखने का बर्तन होगा या फिर पीने का बर्तन। तो नहीं दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मतलब कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए तो 10 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी, बारदोली, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब अगला दोस्तों प्रश्न देखिए तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए तो अगला प्रश्न 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये सबको मालूम होगा, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर सभी को मालूम होगा, बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को विश्व का सबसे बड़ा और भयंकर सुनामी आया था। हमारे देश भारत में ही है बंगाल की खाड़ी।
हमारे ही देश में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग मैट्रिक बोर्ड के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों को समाज तो पढ़ना आवश्यक होगा ही, क्योंकि आपके हिंदी और संस्कृत में समाज से कोई ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा समाज का, तो उस मतलब कि वीडियो में हम आपको समाज के परिभाषा, उसके प्रकार और सभी के परिभाषा और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ जितना भी मतलब समाज का एग्जाम्पल है सभी का एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ पर दे दिया हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे दें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको बताया हूँ। तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेरा दूसरा चैनल है। और दूसरे चैनल पर मैं आपको ऐसे ही व्याकरण का जो भी मतलब चैप्टर है, जैसे पार्ट है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, कारक हो गया, सभी का एक एक करके मैं आपको पार्ट बाई वहाँ पर सोल्यूशन करके पीडीएफ में बता रहा हूँ। तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग को मैथ में भी मतलब कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है तो आप लोगों को वहाँ पर मैथ में भी कुछ ऑब्जेक्टिव का लिंक मिलेगा, जैसे त्रिकोणमिति, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर का आपको लिंक मिलेगा। सिर्फ वहाँ पर चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ का बताया गया है, ताकि कोई स्टूडेंट कमज़ोर है, उसको मैथ नहीं समझ में आता है तो वो चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा ज़रूर। तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाइए देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि भूकंप से पृथ्वी सतह पर भूकंप से पृथ्वी सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली तरंग को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो पी तरंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये आपके बोर्ड में कई बार पूछा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न 15 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर प्रश्न कि भूकंप अथवा सुनामी के बीच भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है। याद रखना, भूकंप और सुनामी, कौन कौन दोस्तों, भूकंप और सुनामी, भूकंप से बचने और सुनामी से बचने के लिए कौन कौन सा तरीका सही है आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़िए तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठना। तो दोस्तों याद रखना, भगवान भरोसे तो कोई नहीं बैठ सकता, भगवान भरोसे कोई नहीं बैठ सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना। मान लेते हैं कि आपका मतलब कि घर अच्छा नहीं है, जिसके कारण भूकंप से आपका घर ढह जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप भवन को अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि भूकंप बाढ़ कोई कुछ भी आए तो हमारा घर मतलब टूटे ना, उजले ना, ठीक है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए ताकि भूकंप को रोक सके हमारा भवन, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर देखिए, दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बिचौलियों के कारण, ठीक है, बिचौलियों के कारण अधिक कारण नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। दोस्तों मैं आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि जब भी मतलब इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पहला क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्षेत्र देखिए तो क्या है, तीसरा क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो तीसरा क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र को हम लोग तीसरा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है आपको बताना है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, माल सेवा गैर सरकारी सेवा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों इसका आंसर अभी मैं आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी देश का विकास हम लोग किसके आधार पर निर्धारित करते हैं, राष्ट्रीय और जनसंख्या, इनमें से सभी, या फिर प्रति व्यक्ति आय पर। तो दोस्तों इसका तो आंसर सभी को याद होगा, और जो भी मतलब इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा वो भी बता देगा, प्रति व्यक्ति आय पर ही किसी देश का विकास निर्भर रहता है, यानी कि आधारित रहता है। ठीक है, याद रखना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा कि मान लीजिए कि एक राज्य में 4 परिवार है। एक राज्य में मान लीजिए कि एक राज्य में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 8,000, 14,000, 6,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा। चौथे परिवार की आय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, ये मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा भी मतलब घबराना मत। इसका सही उत्तर वही होगा, 10,000 ही होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10,000 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में 10,000 दिया है, तब का सही उत्तर यही हो जाएगा, 10,000। ठीक है, याद रखना, सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, 10,000 ही। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अवधि क्या है, तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों याद रखना है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा के अलावा कोई और आपदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, बल्कि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा होता है। आतंकवाद मानव जनित आपदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित, अभी मैं आपको बताया आतंकवाद मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पर आतंकवाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों महामारी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मतलब कह रहा है कि मानव जनित आपदा यानी कि मानव के द्वारा किया गया जो आपदा है वो देखिए, सांप्रदायिक दंगे ये भी तो मानव के द्वारा ही किया जाता है, महामारी ये भी तो मानव के द्वारा किया जाता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी होगा आपका आंसर, सभी मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, याद रखना, आपदा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर आपको प्रश्न देखना होगा। 28 नंबर दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, या फिर द्वीप पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण है। जल की अधिकता, नदी के जल में अवसाद जमा होना, या फिर वर्षा का अधिक होना। तो इसका तो सभी को मालूम होगा कि नदियों में बाढ़ का आना क्या मतलब किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका सही उत्तर हो जाएगा जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण ही नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वर्षा का अधिक होना, वर्षा का अधिक होना मतलब कि नदी में बाढ़ आना इसका सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि जल की अधिकता के कारण ही नदियों में बाढ़ आ जाता है। नदी में बाढ़ आने का मतलब क्या है, नदी में अधिक पानी हो जाता है तो बांधों को तोड़कर गाँव में पहुँचाती है। इसका मतलब यह हुआ था जब जल की अधिकता होती है तभी ना वह बांध तोड़ देता है। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कौन सा क्षेत्र मतलब बाढ़ग्रस्त है। तो याद रखना, इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है बिहार का। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो याद रखना बिहार में, तो बिहार यानी कि हमारा बिहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21%। 21
प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है, ठीक है, याद रखना है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए तो 32 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए तो यहाँ पर 33 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज संस्थाओं में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आप लोग याद रखना, अब्राहम लिंकन अमेरिकन के राष्ट्रपति है, ठीक है, अब्राहम लिंकन। दोस्तों अगर कोई पूछे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो आप बता देना अब्राहम लिंकन, जो कि अपने बलबूते पर वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इनको जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह कथन इसी का है, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों इसका तो आंसर आपको पता होगा, ये टेस्ट आपका हो गया, ये आपका टेस्ट हो गया 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग ए होगा या फिर बी सी डी, आप चारों में से कोई ऑप्शन एक चूज़ करके सही आंसर आप बताइएगा कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर चैलेंज देता हूँ कि 60% यहाँ पर लोग क्या देंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपका सही उत्तर ए नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो इन 3 ऑप्शन में से क्या होगा, आप फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होता है? किस चिन्ह से होता है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? अभी मैं आपको बताया कि बिहार का जो उत्तरी बिहार है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग 35 नंबर का आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सभी लोग कमेंट करना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी लोग एक एक कमेंट कर देना, और सभी लोग इस वीडियो को एक एक लाइक कर देना। अगर वीडियो को लाइक कमेंट करते हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे मतलब सब्सक्राइबर हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को आप सिर्फ 200 लाइक मांगता है। 200 लाइक वीडियो को पूरा कर दो और कमेंट 100 कर दो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर की भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों मैं आपको अभी बताया कि पहला क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरे क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर उल्टा प्रश्न पूछे या फिर सीधा पूछे, अगर आपका आंसर मालूम है, आपको आंसर पहले से मालूम है, तो आप उसका जवाब अच्छे तरीके से जरूर दोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग उल्टा भी और सीधा भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर देखिए, खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उसे याद रखना, खनन का मतलब कि आपका मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले खनन के बारे में मालूम होना चाहिए कि खनन किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूँ, खनन जो होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि के अंतर्गत आते हैं तो कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको देखना है यहाँ पर 41 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा?
कृषि क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो आप बताइए कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रेलवे तथा बीमा, रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे तथा बीमा यानी कि ये सब किसके क्षेत्र आते हैं, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 43 प्रश्न है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रसंग और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNESCO के मतलब कि इसके द्वारा कहा गया यह कथन है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में UNESCO के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। 44वां प्रश्न है कि बैंक में कार्यरत कर्मचारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बैंक में कार्यरत कर्मचारी। ठीक है, कार्यरत कर्मचारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोर्ड में पूछे कि अर्थव्यवस्था के अनुसार क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 प्रकार बताना। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न पूछ ही दिया मैं आपको, कितने वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताया था कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों कभी कभी बताता है कि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दे देता है कि बताइए कि कौन बीमारू राज्य है। तो कौन बीमारू राज्य है इनमें से, तो आपको ऑप्शन दे देता है। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है आप बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ज़्यादा बीमारू नहीं होता है। ठीक है, बीमारू राज्य यह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 46 प्रश्न है दोस्तों कि ब्रांड नीति अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेज गति से इंटरनेट सेवा संबंधित नीति। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, इसका मतलब होगा तेज गति से इंटरनेट सेवा संबंधित नीति। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो अगला प्रश्न 47 नंबर है दोस्तों। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये भी तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र का अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत मतलब हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा है कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या मतलब आधारित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि 87%। आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और सारे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो, साइंस का, मैथ का, तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताया कि अगर आप लोगों को मैथ का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।